नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अस्तित्व अकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सभी को जैसा कि पता है कि हम लोग ने अभी 4 पेपर डिस्कस कर चुके हैं मध्य प्रदेश कांस्टेबल के। हम ये 5वां पेपर डिस्कस कर रहे हैं आपके सामने 2017 का। और आप हमारे चैनल को बाकी करंट अफेयर्स के लिए और एसएससी, रेलवे एक्सेट्रा के लिए आप है ना जीएस के लिए भी फॉलो कर सकते हैं। अभी पर्टिकुलर हम है ना पुलिस कांस्टेबल को टारगेट करके चल रहे हैं। तो हम 4 पेपर कर चुके हैं, 5वां पेपर है आपके सामने। आप है ना पेपर का लेवल समझिए। एक्चुअली हमारा सीधा सिद्धांत ये है कि आपको पेपर का लेवल पता होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उनके सॉल्यूशन बताते हैं और आपको बताते हैं कि ये पढ़ना है, आपको किस टाइप से आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। देखिए एनालिसिस कर रखा है हम लोगों ने ये, इसलिए पुराने पेपरों का ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है। देखिए 2017 का एक्चुअली मैंने डिटेल भी दे रखी है इस चीज के बारे में थोड़ा सा कि 2017 का ये पेपर देखिए। पहला क्वेश्चन आया था जिसमें आरटीआई के बारे में पूछा था। आरटीआई मतलब जानते ही हैं, आप सभी जानते होंगे कि आरटीआई एक्ट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, 2005 में आया था जो। तो एग्जैक्टली उनने इसकी डेट पूछी है कि कब आया था। 2005 में सबको पता होता है क्योंकि 2005 में आया था। तो 2005 में कब आया था? तो 2005 में 15 जुलाई 2005 को आया था एग्जैक्टली राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। थोड़ा सा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के बारे में जान लगते हैं अपन क्या है। द एक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट्स विच एम्पावर्स द ऑर्डिनरी सिटीजन टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट। एक्चुअली ये एक्ट क्या है कि हम है ना सरकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आरटीआई एक्ट के तहत देखिए आप बहुत सारी सरकारी योजनाओं की, बहुत सारी चीज़ों की, बहुत जो योजनाएं चल रही हैं या पैसा निकलना है, कुछ भी करना है, आरटीआई से आप इंफॉर्मेशन ले सकते। तो आरटीआई एक्ट लाने के पीछे सरकार का उद्देश्य ये था कि ट्रांसपेरेंसी आ जाए, करप्शन को कम कर सके अपन। आरटीआई के लाने का उद्देश्य ये था। तो क्वेश्चन ये था कि आरटीआई कब आया। तो आपको याद रखना, सिर्फ 2005 याद करके नहीं चलना है, तारीख भी याद रखना है। क्या है? 15 जुलाई को आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पूछा है कि इंडिया फर्स्ट बायो सीएनजी प्लांट कहाँ पर बना था? एग्रीकल्चर वेस्ट, कृषि अवशेषों से सीएनजी बनाने वाला भारत का प्रथम जैव सीएनजी प्लांट कहाँ स्थित है? तो अब ये बताइए कहाँ पर है स्थित, ये पूछा उन्होंने कि इस ये सिर्फ इस क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो इसका क्वेश्चन का देखिए, महाराष्ट्र में बनाया गया था भारत का पहला फर्स्ट बायो सीएनजी प्लांट, जो एग्रीकल्चर के जो वेस्ट होता है ना उससे सीएनजी बनाने के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि पहला कौन सा था, सबसे बड़ा कौन सा है प्लांट, ये प्लांट कहाँ लोकेट करता है, वो प्लांट कहाँ लोकेट करता है। जो बड़े बड़े प्लांट्स है ना, ये भी पूछ लेते हैं। अब देखिए दो बिल्कुल सरल क्वेश्चन में आया है ये कि हु वाज द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब 2017 के टाइम आप सभी को याद होगा कि उस समय हमारे राजनाथ सिंह हुआ करते थे गृह मंत्री। अभी तो वर्तमान में सभी आप जानते होंगे माननीय अमित शाह जी हैं। तो ऐसा सबका याद रखना होगा कौन हमारे गृह मंत्री हैं, कौन हमारे कृषि मंत्री हैं, या फिर कोई बड़े बड़े पर्सनालिटीज हैं जो, उनके बारे में आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन्होंने पूछा है कि हाउ मैनी पॉलिटिकल पार्टीज आर हैव इन नेशनल पार्टीज। भारत में कितने राजनीतिक दलों के पास राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है? पहली बात तो आपको राष्ट्रीय दल पता होना चाहिए कितने होते हैं, क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं। इनके बारे में थोड़ा सा डेप्थ में बताएंगे अगर आप जीएस पढ़ेंगे तब। देखिए उस समय तो 7 हुआ करती थी और वर्तमान में 8 हो चुकी हैं। देखो मैं थोड़ा सा सीक्वेंस मैंने इसलिए सामने लिख दिया ताकि आपको याद रहे कि क्या। नहीं, सबसे पहले बहुजन पार्टी, बहुजन समाज पार्टी है जो हमारी मायावती जी की, उनका सिंबल भी है। ये देखिए मैंने इसलिए ये लिस्ट दे रखी है कि 8 हो गई हैं। अब नेशनल पीपीपी, एक नेशनल पीपीपी नाम की पॉलिटी है, नेशनल पीपल्स फ्रंट पार्टी, जिनका सिंबल बुक है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये अभी रिसेंटली बनी है, पिछले साल ही बनी थी ये। तो आपको ये भी याद रखना कि ये कौन सी पार्टी है और इसका सिंबल क्या है। इनका सिंबल बुक है, एक्चुअली ये बुक नीचे आ रहा है तो आप इसको याद रखना क्या है, बुक है इनका सिंबल। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेशनल पार्टीज वर्तमान में कितनी है? 8 है। उस समय कितना हुआ करती थी? 7। तो कितनी हो गई है नेशनल पार्टी अभी वर्तमान में अपने भारत में? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु इज द प्राइम मिनिस्टर हु हैज द लॉन्गेस्ट टर्म इन ऑफिस। अब देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा है, वह प्रधानमंत्री जिसका सबसे लंबा कार्यकाल।
देखिए सबसे लंबा कार्यकाल तो जवाहरलाल नेहरू का ही रहा था, क्योंकि देख सबसे पहले प्रधानमंत्री वही बने थे और लगातार कांग्रेस जीतती आ रही थी। और वो उस समय ऐसे लीडर थे कि जो चलते आ रहे और लोग उनको मानते भी थे, उनका सपोर्ट भी था। इस कारण से जवाहरलाल नेहरू कॉन्स्टेंटली बने रहे बहुत लंबे समय तक। तो सबसे लंबे समय तक वर्तमान में तो जवाहरलाल नेहरू है। और हमारे मोदी जी भी अब 5वें नंबर पे आ रहे हैं, मतलब जो बराबर लगातार उनके टेन्योर बढ़ते जा रहे हैं। इस कारण से आपको ये भी रखना पड़ेगा। जैसे मध्य प्रदेश के संदर्भ में बताता हूँ मैं आपको कि मध्य प्रदेश में ये पूछ सकते हैं मुख्यमंत्री का सबसे लंबा कार्यकाल। देखिए अभी हमारे माननीय शिवराज सिंह जी का सबसे लंबा कार्यकाल हो गया, इसके पहले दिग्विजय सिंह जी का था। ऐसे आपको हर जगह का याद रखना पड़ेगा। आप अपने खासतौर पर क्षेत्र का तो रखें ही, आप किस जगह से बिलोंग करते हैं। अब ये देखिए इन्होंने पूछा है जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड बाय, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कैसे हटाया जा सकता है, किसके द्वारा हटाया जाता है। तो कैसे, तो मतलब महाभियोग की प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा हटाया जाता है। और किसके द्वारा हटाया जाता है, तो वो हमारे संसद के द्वारा। तो कानूनी मंत्री के हाथ में नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट को जज हटा दे, राष्ट्रपति भी नहीं हटा सकता, प्रधानमंत्री भी। अदरवाइज ऐसे तो हटा देते किसी को भी, सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीमेसी खत्म हो जाती। इस कारण से हमारा एक प्रोसीजर हमारे संविधान ने बनाया है कि संसद द्वारा हटाया जाएगा, वो भी उसका प्रोसीजर होता है, महाभियोग प्रोसीजर उसका नाम है, कि इम्पीचमेंट बोलते हैं इंग्लिश में, उसके द्वारा हटाया जाता है। संसद के दोनों सदनों से पूरा प्रोसीजर होता है जिसके द्वारा, तो संसद के द्वारा, ऐसे कोई व्यक्ति विशेष नहीं हटा सकता। सतीश धवन स्पेस सेंटर के बारे में पूछा है कि देखिए हमारे भारत में है ना बहुत सारे अभी अंतरिक्ष यान है ना, और बहुत सारी सैटेलाइट लॉन्च हो रही हैं। तो इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। मैं आपको पहले भी बताया कि इनके हेडक्वार्टर याद होना चाहिए, इनके चेयरमैन याद होना चाहिए। अब देखिए इसकी लोकेशन पूछी है इन्होंने, सतीश धवन सेंटर की। तो इसकी लोकेशन कहाँ पर है, श्रीहरिकोटा में लोकेट करता है। थोड़ा सा हम जान लेते हैं श्रीहरिकोटा। सतीश धवन स्पेस सेंटर है ना जो श्रीहरिकोटा में लॉन्च हो सेंटर है, जहाँ से पता है स्पेस क्राफ्ट होते हैं जिनका लॉन्च होता है, लॉन्चिंग पैड है एक प्रकार से। यहाँ आपने देखा होगा, आपने इसरो है ना बहुत बड़े बड़े अपने है ना यान लॉन्च करता है, जैसे अभी पीसीएल भी बोलते हैं उनको। इसरो ने अभी इसके पहले एक और रॉकेट लॉन्च किया था। तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉकेट मतलब लॉन्च होता है। एक्चुअली ये है ना जो फॉर्मर चेयरपर्सन थे श्री सतीश धवन जी, उनके नाम पर इसका नाम रख दिया गया है सतीश धवन सेंटर। और वर्तमान में अगर इसके डायरेक्टर पूछें तो राजन जी हैं, ए राजन है ना, राजनन, जो उसके डायरेक्टर हैं वर्तमान में। ऐसे ही आपको याद रखना कि कहाँ पर है, इसके डायरेक्टर कौन है, हेडक्वार्टर कहाँ है ये। अब देखिए इसमें पूछा है विच स्टेट हैज द मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश का हर स्टूडेंट जानता होगा कि मध्य प्रदेश का के पास सबसे ज्यादा वन जानते हैं, मतलब कि सबसे पास फॉरेस्ट कवर मतलब मध्य प्रदेश के पास ज्यादा है। तो उत्तर तो इसका मध्य प्रदेश हो जाएगा। देखिए लेकिन मैंने इसके लिए आपको रैंकिंग वाइज भी बताया कि रैंकिंग वाइज मध्य प्रदेश है लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इंडिया इन इंडिया। क्या है कि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में। भारत के पास में देखा जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है अकॉर्डिंग टू एरिया। परसेंट की बात करी जाए तो मिजोरम में देखिए, और इसलिए ये सीक्वेंस भी दिया है सबसे पहले कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में, फिर अरुणाचल प्रदेश में, फिर छत्तीसगढ़ में, फिर उड़ीसा में, फिर महाराष्ट्र में। ऐसा कभी कभी सीक्वेंस भी आ जाता है, इसलिए आपको ये याद रखना होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड द स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू कश्मीर। देखिए जम्मू कश्मीर को 370 से दे रखा था, लेकिन अब वो खत्म कर दिया गया है। तो आपको ये भी रखना याद पड़े कि कब हटा, वर्तमान में कौन है वहाँ के गवर्नर। और मध्य प्रदेश के साथ साथ आपको सब राज्यों की जानकारी रखनी है। अगर आप मध्य प्रदेश कांस्टेबल रख रहे हैं तो ये नहीं सिर्फ मध्य प्रदेश पढ़े, बाकी भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए ब्रिक्स समिट स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी, ब्रिक्स की 2016 की पूछी है। अब देखो कभी की 17 का पेपर हुआ तो 16 में मतलब आपको पुराना भी पढ़ना है, करंट से भी पूछ सकते हैं, 1-2 साल पुराना भी पूछ सकते हैं। तो 2016 का हुआ था, जयपुर में हुआ था, एक्चुअली रायपुर नहीं, हाँ जयपुर में हुआ था। जयपुर में इसका कॉन्सेंट हुआ था पूरा कॉन्फ्रेंस ब्रिक्स की, ठीक है।
अब पूछा है विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अचीव 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हाउस होल्ड। अब देखिए इन्होंने पूछा है कि 100% विद्युतीकरण कहाँ किस राज्य में हो चुका है, मतलब जो अपने घर में बिजली आ। अभी भी बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पे आज भी है ना 100% इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई है घरों में। तो पहला राज्य कौन है जिसने है ना ये 100% इलेक्ट्रिसिटी लाया था, तो हमारा मध्य प्रदेश नहीं, मेघालय नहीं, गुजरात है। जो देखिए वैसे भी गुजरात मॉडल इतना फेमस होता है, हर चीज में गुजरात बहुत आगे बढ़ रहा है। तो गुजरात है ना जिस जो पहला राज्य था जिसने 100% इलेक्ट्रिफिकेशन किया था अपने घरों में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया, टीपू सुल्तान इज वाज द रूलर ऑफ। आप लोगों ने टीपू सुल्तान के बारे में बहुत सुना होगा, और इवन अभी टीपू सुल्तान की जयंती मनाने तक के लिए बहुत युद्ध, मतलब अपने एक क्या कहते स्ट्राइक्स वगैरह हुए थे अभी। तो मैसूर के राजा थे टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के का आपको याद रखना होगा, ये अकेले टीपू सुल्तान वाली बात नहीं है, आपको जितने भी फेमस फेमस राजा हैं वो कहाँ से बिलोंग करते थे या उनके मंत्री कौन थे, कुछ फेमस जो उनके यहाँ पे थे उनके भी नाम याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट इंडियन ग्रैंड मास्टर इन चेस। सबसे पहली बात यह कि जो ग्रैंड मास्टर क्या होते हैं कि चेस में टूर्नामेंट होता है जो जीतता है, जैसे विश्वनाथ आनंद ग्रैंड मास्टर हमारे इंडिया के थे। ऐसे सबसे छोटे पूछे हैं इन्होंने, तो सबसे छोटे है ना परिमर्जन नेगी जी है ना, जो छोटे अभी स्कूल में ही है, ये लगभग 13 साल की उम्र में ये है ना इंडियन ग्रैंड मास्टर बन गए थे। मतलब इन्होंने चेस के फील्ड में बहुत नाम कमा लिया है। खासतौर पे आपको इनका संबंध भी याद रखना पड़ेगा कि परिमर्जन नेगी का संबंध किस खेल से है। कभी कभी ये अच्छा क्वेश्चन है कि इतने सीधा बोल दिया, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कौन सा प्लेयर किस खेल से रिलेटेड है। दो टीपू सुल्तान के बारे में एक चीज और बता रहा हूँ, दो टीपू सुल्तान इन्होंने, देखो उनका मकबरा भी कहाँ पर है ये भी पूछ लेते तो मैसूर में। और इनको क्या बोलते थे कि ही वॉज नोन एज द लॉयन, इनको लॉयन भी बोलते थे। कहाँ का, मैसूर का शेर भी बोलते थे। तो ये आपको याद रखना है। तो मैंने बता दिया कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, डेथ कहाँ हुई थी, इनके फादर कौन थे। थोड़ा सा आपको टाइगर ऑफ मैसूर टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने बहुत बहुत काम किया है अपने भारत के लिए आजाद। अब देखिए देयर वाज अ 12 ज्योतिर्लिंग है वैसे भी इंडिया में, भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, उनमें से दो हमारे मध्य प्रदेश में। ये हमें गौरव की बात है और हमारे लिए बहुत हर्ष की बात है कि हम मध्य प्रदेश में उज्जैन में महाकालेश्वर और ओमकालेश्वर दो ज्योतिर्लिंग हैं जो हमारे मध्य प्रदेश में स्थित हैं। आप सभी, मैं आशा करता हूँ कि इस बारे में जानते हो कि महाकाल की नगरी उज्जैन में एक है, एक ओमकालेश्वर है जो इंदौर से थोड़ा सा दूर है, मानधाता नगरी है वहां पे। अब देखिए इन्होंने पूछा था हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द इंडो पार्क 65 के युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। देखिए मैंने आपको पिक्चर से देखा है, ये उस समय की युद्ध की है तस्वीर है जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने खिंचवाई थी। जब जीत गए गए थे हम भारत और पाकिस्तान का युद्ध, तब हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी टैंक पे खड़े। देखिए तो उस समय हमारे 65 के युद्ध के समय लाल बहादुर शास्त्री जी थे। तो आपको ये चीजें याद रखनी होंगी कि कब युद्ध लड़ा गया, कौन प्रधानमंत्री था। कोई बड़ा इंसिडेंट होता है जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार है, ऑपरेशन पोलो है, ये किसने किया है, ऐसे कुछ पूछ लेते हैं। अब देखिए द लास्ट मुगल एम्परर पूछा है, अंतिम मुगल सम्राट कौन थे। तो अंतिम मुगल सम्राट जैसा कि आप सभी को पता होगा बहादुर शाह जफर थे। बहादुर शाह जफर जिन्होंने हमारी 1857 की क्रांति या 1857 की क्रांति को भी लीड किया था। तो आखिरी मुगल एम्परर वो थे, फिर उसके बाद तो अंग्रेज आ गए थे। अंग्रेजों के बाद उसके बाद अंग्रेजों के समय खत्म होने के बाद फिर भारत आजाद हो गया था। तो फिर जो कहते हैं ना 57 की क्रांति को लीड भी बहादुर शाह जफर ने किया था। अब कोहिरा डैम पूछा है इन्होंने। कोहिरा डैम एक्चुअली ये है ना थोड़ा, मैं इसमें जिला गलत दे रखा है इन्होंने, धार जिला कैमूर जिला। तो कैमूर जिला कुछ है नहीं, कैमूर एक लोकेशन है, कैमूर की पहाड़ियां हैं जैसे कैमूर लोकेशन है। शिवपुरी जिला, रीवा जिला है। देखो कई कई चीजें ऐसी होती है कि आपको सिर्फ पता होना चाहिए। कैमूर जिला है नहीं है, बस कैमूर एक प्लेस है जहाँ पर ये लोकेट करता है। अब ये पूछा इन्होंने कि ओरिजिन ऑफ सोन रिवर। अब सोन रिवर का उद्गम कहाँ से होता है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि हमारे अमरकंटक से बहुत सारी नदियां का उद्गम होता है, उनमें से सोन भी
वहां से उद्गम होता है सोन का। ठीक है, तो आपको सोन के बारे में तो ठीक है, आपको नर्मदा ताप्ती जितनी भी मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं उनके उद्गम स्थल और कहाँ खत्म होते हैं, कौन सा शहर उनके बाजू में बसा है, ये सारी जानकारी होनी चाहिए। उनकी लेंथ कितनी है नदियों की, ये भी पूछ लेते हैं, सबसे बड़ी कौन सी अरेंज करो। अब फेमस सिंगर पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध गायक तानसेन कहाँ से थे। तो तानसेन का आप सभी ने सुना होगा नाम, के ग्वालियर से हमारे तानसेन बिलोंग करते थे। राम तनु तन्ना पांडे उनका एक्चुअली नाम था तानसेन का। और ये हमारे बीरबल अकबर के एक्चुअली नवरत्नों में शामिल थे। तो ये भी पूछ लेते हैं इनमें से कौन, और उनकी रचनाएं भी पूछ लेते हैं तानसेन की। इनमें से मियाँ की मल्हार, राग दीपक, बहुत सारे उनके वो थे ना। अब देखिए ये पूछा है द प्लेन मिरर इज, अब इन्होंने प्लेन मिरर का पूछ लिया है, कभी दो फिजिक्स के क्वेश्चन आ गए। प्लेन मिरर में क्या होता है, कहाँ पे बनती है, इमेज का पूछा उन्होंने। समतल दर्पण में कहाँ पर इमेज बनती है, इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड। प्लेन मिरर होता है जैसे अपने घर में यूज करते हैं ना प्लेन मिरर, देखा होगा अपने घर में जिसमें अपन अपना फेस देखते हैं, वही मिरर की बात कर रहे हैं। उसकी इमेज क्या होती है, एक्चुअली वो पहले फॉर्म होती है, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। क्या होती है, बिहाइंड द मिरर। ऑब्जेक्ट दिया है ना, हाँ देखो एक तो ऑब्जेक्ट दे दिया है, हाँ सही बात है। पहला दे रखा है ना, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट इन एट द इनफाइनाइट डिस्टेंस ऑफ द मिरर, इन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर। तो मिरर के बिहाइंड में मतलब मिरर के पीछे बनती है उसकी इमेज। तो थोड़ा सा ये फिजिक्स के कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। कहाँ बनती है इमेज, कौन सा मिरर यूज करते हैं, मायोपिया वगैरह पूछ लेते हैं, कौन सा लेंस यूज होता है, कौन सा मिरर यूज होता है। नेम द स्ट्रक्चर विच सेग्रीगेट्स द सेल कंटेंट फ्रॉम द सराउंडिंग इन द एनिमल सेल। अब देखिए इन्होंने पूछा है कि जो एनिमल सेल होती है वो किससे सराउंडेड होती है। वो है ना, तो सेल मेम्ब्रेन से होती है, न्यूक्लियोप्लास्ट से नहीं होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से नहीं होती है, सेल वॉल से नहीं होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है जो एनिमल सेल में, उससे वो सराउंडेड होती है। क्या, स्ट्रक्चर विच सेग्रीगेट द सेल कंटेंट फ्रॉम द सराउंडिंग ऑफ सेल इन द सेल एनिमल। ये थोड़ा क्वेश्चन ऐसा है, बायो आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो तुक्कों में कोई काम नहीं चलेगा। अब देखिए ये पूछा है एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू वो होते हैं जो एक दूसरे को कनेक्ट करके चलते हैं, तो कार्टिलेज है जैसे, वो भी है। मैंने अभी पिछले वीडियो में आपको बताया था कार्टिलेज के बारे में। कार्टिलेज है जैसे बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं ना, कई होते हैं कनेक्टिव होते हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। जैसे बोन होती है वो भी कनेक्ट होती है, ब्लड है वो भी कनेक्टेड है। तो ये सारे एग्जाम्पल है कि जिसमें ऑल ऑफ द अबव हो, वो उसके आंसर के चांस बहुत होते हैं। तो ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, जैसे कार्टिलेज दो के बारे में आपको पता है, तीसरा नहीं पता, लेकिन ऑल ऑफ द अबव है संत, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए व्हीट इज अ मोनोकॉट बिकॉज, गेहूं एक बीज पत्री है, क्योंकि देखो पहली बात तो ये है कि गेहूं एक मोनोकॉट है, ये क्यों है ये पूछ रहे हैं ये। तो इट हैज फाइब्रस रूट सिस्टम, इट हैज कंपाउंड लीव्स, vascular bonds are arranged in a ring, leaves of the plant are reticulated वेनिएशन। देखिए आपको थोड़ा सा हिंदी भी पढ़ना होगा, इसका इंग्लिश भी पढ़ना होगा। तो मोनोकोट लीफ पूछा है इन्होंने, मतलब एक बीज पत्री है, क्योंकि देखो अगर आपने गेहूं देखे होंगे तो उसमें फाइब्रस रेशेदार जड़ होती है। आप भी है ना गेहूं के पेड़ को अगर नीचे से उठाएंगे, थोड़ा सा जब जो पेड़ बड़ा हो जाता है उसको उखाड़ के देखेंगे तो उसमें फाइब्रस रूट होती है। तो इसलिए पूछा है उनमें एक बीज की पत्री होती है, वो किस कारण से होती है, इस कारण से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थर्मोप्लास्ट। अब थर्मोप्लास्ट पूछे हैं इन्होंने, थर्मोप्लास्ट होते हैं देखो, एक होते हैं, तो मैं कैसे बताऊं आपको, इंसुलेटर कंडक्टर वगैरह होते हैं ऐसे, उनमें से थर्मोप्लास्ट मतलब एक स्ट्रक्चर होते हैं जो हीट को कंडक्ट करते हैं। थर्मोप्लास्ट तो वल्कनाइज्ड रबर नहीं होता है, बैकलाइट नहीं है। देखो पीवीसी के जो स्ट्रक्चर होते हैं, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड बोलते हैं जिसको, उसके जो स्ट्रक्चर होते हैं उसको थर्मोप्लास्ट की कैटेगरी में रखते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अमीबा टेक प्लेस थ्रू। देखिए अमीबा में लैंगिक जनन किसके माध्यम से होता है। अमीबा के बारे में तो पहली बात तो ये कि अमीबा आप लोगों ने देखा होगा, यूनिनरी वो क्या होते हैं, एक कोशिका वाला प्राणी है। तो उसमें क्या होता है, बाइनरी फिजन का नाम अगर आपने सुना होगा कि जब उसको तोड़ देते हैं तो दो टुकड़े भी हो जाते हैं उसके अमीबा के, और दोनों जीवित रहते हैं, तो बाइनरी फिजन होता है उसमें। फिजन फ्यूजन ये स्कूल टाइम आप लोगों ने पढ़े होंगे। When a bar magnet is cut into two equal part, देन एक जब क्या होता है, जब एक
चुंबक होते हैं उसको दो इक्वल पार्ट में, आप प्रैक्टिकली देख लो, जब उसको अपन एक बड़ी सी चुंबक है उसको दो टुकड़ों में तोड़ देंगे तो क्या होगा, वन पार्ट विल गेट नॉर्थ पोल एंड अदर विल गेट साउथ पोल। ये तो किसी में दोनों में ही होता है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल दो मैग्नेट का क्या होता है, डायरेक्शन के लिए मेन यूज होता है मैग्नेट का। अब देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन क्या लिखा है, सो मैग्नेट ऑफ बोथ द पार्ट्स विल लॉस्ट। मैग्नेट खत्म थोड़ी ना होते, मैग्नेट तो वैसे ही रहेगी, मैग्नेटिज्म तो उसका वैसे ही रहेगा। पोल स्ट्रेंथ ऑफ बोथ द पार्ट विल बी इंक्रीज्ड, ऐसा कुछ नहीं होती, सेम रहेगी जितनी थी। ईच पार्ट विल बी मैग्नेट, बिल्कुल ये सही हो जाएगा कि दो मैग्नेट को तोड़ेगा तो दोनों मैग्नेट ही बनेंगे, कुछ नया प्रोडक्ट नहीं बन जाएगा। दोनों में मैग्नेटिज्म सेम रहेगा, जैसे एक बड़ी सी मैग्नेट एक लंबी सी है उसको तोड़ के देखेंगे अपना, एक इधर रख देंगे एक इधर, दोनों मैग्नेट की तरह वेव करेंगे, दोनों में साउथ पोल नॉर्थ पोल दोनों में होंगे, तो क्या होगा, ईच पार्ट विल बिकम अ मैग्नेट, बिल्कुल सही है। अब देखिए क्या पूछा है इन्होंने, सोलर सेल आर मेड ऑफ सेमीकंडक्टर इंसुलेटर सुपरकंडक्टर कंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर से बने होते हैं सोलर सेल्स। पहली बात तो आपको बता देता हूँ सोलर सेल क्या होता है। सोलर सेल जैसे आपने फोटोवोल्टाइक सेल देखे होंगे, अपने घरों पे छतों पे लगा देते हैं लोग रोशनी के लिए, सोलर प्लांट में जो यूज होते हैं वो यही सोलर सेल होते हैं। तो अ सोलर सेल इज अ फोटोवोल्टाइक सेल, इट इज इलेक्ट्रिक डिवाइस कन्वर्ट, क्या होता है, एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो क्या होता है, सोलर सेल होते हैं जो सेमीकंडक्टर से बने होते हैं। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, पहली बात तो ये आपको कंडक्टर और इंसुलेटर पता होना चाहिए, पर फिर सेमीकंडक्टर आते हैं। कंडक्टर मतलब जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, इंसुलेटर जो नहीं करते। एक सेमीकंडक्टर जो इन दोनों के बीच में लाई करते हैं। Which of the following which of the following polar bear insulation is against the extreme cold? निम्नलिखित में से क्या होता है अत्यधिक ठंड के विरुद्ध, दो क्या होता है, सीधी बात ये पूछ रहे हैं कि जब जब ठंड होती है बहुत ज्यादा, तो जो पोलर बियर होते हैं, देखिए ये दिख रहा है आपके सामने पोलर बियर भालू, तो इनको कौन बचाता है ठंड से, क्या होता है, पॉइंटेड नोज, इनकी जो नोज है वो बचाती है क्या इनको ठंड से। फ्लैट लेयर, फैट लेयर, वसा की परत है जो फैट की लेयर, ह्यूज साइज, मोटे हैं वो बचाता है उसको, कि वाइट फर जो सफेद है उसकी फर है वो बचाते हैं ठंड से। एक्चुअली उनको बचाता कौन है, जो दो पोलर बेयर। पहली बात तो ये है कि क्या है, जो पोल्स में मतलब ठंडी बहुत ज्यादा जगह है, नॉर्थ पोल सा, वो जहाँ पे बर्फ डली है 24 घंटे बर्फ है वहां पर ये पाया जा रहा है, तो इनको कौन बचा रहा है, तो इनको क्या बताया, इनकी जो फैट की लेयर होती है, मोटापा होता है जो ना, फैट होता है जो बहुत ज्यादा, भी अंदर से इनकी फैट की लेयर बनी है, परत वही परत परत वही परत ऐसी है पोलर बियर में, जो इनको बचाती है ठंड से। विच काइंड ऑफ मसल गेट टायर्ड बाय द प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ एक्ट, किस प्रकार की पेशी लंबी गतिविधि के द्वारा थक जाती है। मांसपेशियों के बारे में पूछ रहे हैं कि क्या होता है जब अपन कुछ एक्टिविटी करते हैं तो क्या होती है, कार्डियक हेदाइक नहीं कर, जैसे अपन काम कर लिया तो कौन सी थक जाते हैं अपन, कौन सी मसल होती है, तो कार्डियक नहीं होती भाई, हृदय तो हमेशा सेम एडिज रहेगा। मसल विल नॉट गेट टायर्ड, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मांसपेशियां थके ना जब अपन काम कर लेंगे। स्टीयर्ड, धारीदार, नॉन स्टीयर्ड, मतलब जो स्टीयर्ड मसल होती है ना धारीदार, वो थक जाती है, मसल गेट टायर्ड। स्टीयर्ड मसल्स होती हैं जो, जैसे आपने देखा होगा ये पैर की हाथ की मसल, अपन दौड़ लो तो थक जाते हैं अपन, वो स्टीयर्ड मसल्स है। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एग्जांपल ऑफ कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स के बारे में पहले देख लेते हैं, कांटेक्ट फोर्स क्या होती है। कांटेक्ट फोर्स इज अ फोर्स दैट रिक्वायर्ड कांटेक्ट टू अकर। पहली बात देखो, कांटेक्ट फोर्स का मतलब ये कि कांटेक्ट जरूरी है, दो चीजों में जब कांटेक्ट होगा, ये अब है ना क्या हो रहा, कांटेक्ट हो रहा है ना, तभी तो जाके क्या हो रहा है, कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है। अब ये देखिए ये पूछ रहा है कि मैग्नेटिक फोर्स, दो मैग्नेटिक फोर्स, अभी पहले क्वेश्चन आया था, तो मैग्नेट में तो क्या होता है, दूर से भी अपन मैग्नेट रख दो, लोहे को रख दो तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, तो उनमें तो नहीं लग रहा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना स्थिर, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक कंडक्शन वगैरह होता है उसमें लगती है ये। ग्रेविटेशन फोर्स, तो ग्रेविटेशन फोर्स में दो कांटेक्ट तो लग नहीं रहा, ऊपर से चीज आ रही है नीचे जा रही है, जब नीचे आ गई तब कांटेक्ट होता है उसका। फ्रिक्शन फोर्स, दो फ्रिक्शन फोर्स जरूरी है। अब फ्रिक्शन फोर्स वही मैं कह रहा था कि जब दो चीज का कांटेक्ट होगा तभी फ्रिक्शन फोर्स लगेगी, नहीं तो कांटेक्ट होगा नहीं तो नॉन कांटेक्ट फोर्स हो जाएगी ना वो, तो फ्रिक्शन फोर्स है जो इसका सही आंसर हो जाएगा।
ठीक है, हमारा ये एनालिसिस यहीं समाप्त होता है। हमारे इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें प्लीज़। थैंक्स फॉर लिसनिंग।